नमस्कार दर्शकों, मदन तिवारी रेड अलर्ट में आपका स्वागत है। और आज हमारे बीच है सीधी बात में लाखन सिंह जी पटेल। हम उनका बहुत बहुत स्वागत करते हैं। लाखन जी जी तिवारी जी नमस्कार। लगातार प्रयास, बड़ा चर्चाओं का विषय है कि जब पिछली बार जब चुनाव हुए थे आपने अथक प्रयास किए थे और डोर टू डोर संघर्ष जो कहता है वो चर्चाओं का विषय अपने आप में रहा था। और उसके बाद यदि कोई परिणाम हमारी इच्छा के विपरीत होते हैं तो लोग शांत बैठ जाते हैं। लेकिन देखा गया कि 5 वर्ष तक लगातार आपने अपनी प्रतिक्रिया चालू रखी और डोर टू डोर का जो दौर है, दुख सुख में जाने का जो कार्य है वो लगातार आपका जारी रहा। ये किस रूप में कर पाते हैं आप? क्या आपने संकल्प ले लिया है कि हमें अब नरसिंहपुर की में विजय पताका फहराना ही? क्या है ये इसके पीछे उद्देश्य? देखिए तिवारी जी, मैं पिछले पंचवर्षीय जनता के बीच में रहा और मैं चुनाव लड़ा, कांग्रेस से प्रत्याशी रहा और कांग्रेस प्रत्याशी के बाद जनता के बीच में गए, चुनाव लड़े, परिणाम आए। पर मैंने चुनाव जरूर हारा पर अपने मन से मैंने हार नहीं मानी। मेरा एक सोच है, चाहे वो आपके राजनीतिक क्षेत्र हो, चाहे आपका कृषि का क्षेत्र हो, चाहे शिक्षा का क्षेत्र हो, चाहे व्यापारिक क्षेत्र हो। जब मोहम्मद गौरी ने पृथ्वीराज चौहान पर 16 बार हारने के बाद 17वीं बार विजय प्राप्त की, तो अभी तो हम एक ही बार हारे थे और वो भी जहां हमारे बड़े भाई हमसे पहले चुनाव लड़े थे, सम्माननीय जायसवाल जी, तो उनकी थोड़ी हमसे ज़्यादा हार थी पर हम हारे। तो हमने ये सोचा कि कहीं ना कहीं हम में कमी रही होगी या हमारे सिस्टम में कमी रही होगी या हमसे कहाँ पर लोग नाराज थे उन क्षेत्रों में और पूरी विधानसभा में। क्योंकि कांग्रेस की सरकार आ गई थी, मैंने सोचा कि भाई चुनाव हार गए तो मन से जरूर हारे थे, वो तो परिणाम में हारे थे। और कहते हैं नहीं, करत करत अभ्यास की जड़ मत होत सुजान, रसरी आवत जात है सिल पे पर निशान। तो जब वो पत्थर की सिल पर रस्सी चलते चलते नाली बन जाती है तो सफलता तो किसी न किसी दिन एक दिन जो है जब हम लगे रहेंगे तो चरण चूमेगी। ये हमारा मानना, हमारा सिद्धांत जो है, जो कि 2008 की यदि 18 की बात करते हैं तो 18 के जो विधानसभा चुनाव थे उसमें लगभग 16,000 से आप पीछे रह गए थे। तो क्या कहेंगे इसके पीछे किन्हें जिम्मेदार ठहराते हैं या कौन सी चूक रह गई थी जिससे कि आप अपना संकल्प पूरा नहीं कर पाए? मैं 14,900 वोट से पिछले 2018 विधानसभा में हारा था और ये कुछ क्षेत्र करेली ब्लॉक का था जहाँ पर मैं लोगों के बीच में बहुत लंबे समय से, क्योंकि नहीं रहा, मैं नरसिंहपुर ब्लॉक में, नरसिंहपुर ग्रामीण में, नरसिंहपुर शहर में, यहाँ से करीबन 7-8 हज़ार की मेरी लीड थी। पर करेली ब्लॉक जहाँ आमगांव से लगा के नैखेड़ा दिलहरी हो या चाहे कोसा हो या बरमान पट्टी है या करेली शहर हो, तो वहाँ से मैं ज़्यादा से पिछड़ा था। और मैंने वो कमी, कहना चाहिए जनता के बीच में, वो कमी पूर्ति करके मैंने लोगों के बीच में आया गया, उनके काम किए, उनकी समस्याएं, उनके बीच में आना जाना। तो ये मैंने वहाँ पर काम किया और पूरी विधानसभा में जहाँ मैं ज़्यादा से भी जीता था तो वहाँ भी जाता आता रहा और कोशिश की कि अगर पार्टी मुझे टिकट देती है और कांग्रेस पार्टी का प्रत्याशी बनाती है तो तैयारी मेरी जो है पूरे 5 साल रही। और सरकार आने पर, कांग्रेस की सरकार आई, मैंने सरकार आने पर जन सुनवाई की, जिसमें बुधवार के दिन करेली में रेस्ट हाउस में बैठता था, नरसिंहपुर में गुरुवार में जन सुनवाई की और महीना में एक बहुत बड़ी जन सुनवाई जिसमें 500 लोग जाते थे, कभी बरमान, कभी आमगांव, कहीं केरपानी, कहीं मुर्गाखेड़ा, कुमड़ोरा, ऐसी कई जगह पर मैंने जन सुनवाई की और लोगों के निःशुल्क, अब आप कहेंगे कि 130 ट्रांसफर
जहाँ जिले से जिले के भीतर के जो ट्रांसफ़र होते थे वो मैंने जो है कलेक्टर महोदय के माध्यम से, प्रभारी मंत्री जी के माध्यम से 130 ट्रांसफ़र फ्री करवाए, 20 सचिवों के ट्रांसफ़र कराए, जिनने जो जहाँ मांगा, पटवारियों के कराए, एसपी साहब के माध्यम से 80 पुलिस विभाग के ट्रांसफ़र, जहाँ एसपी साहब ने जो है जिले के जिले भीतर में जिन्हें जहाँ मांगा वहाँ पर उनको। तो ये सारे काम, और जिन लोगों की बड़ी बड़ी समस्याएं थी, चाहे तुम्हारे हमारे कोई पंचायत से लेकर संबंधित हो, या राष्ट्रीय परिवार सहायता से संबंधित हो, या बीपीएल से संबंधित हो, जो भी योजनाओं में जहाँ भी कोई दिक्कतें थी, तत्काल में वहाँ पर एसडीएम, तहसीलदार को, कलेक्टर को, एसपी को, जिस विभाग से संबंधित जो समस्याएं थी वो तत्काल का निराकरण करना। और उसके बाद में सरकार जाने के बाद भी मैंने वह क्रम बंद नहीं किया, सिर्फ जनसुनवाई बंद की है। क्योंकि क्या है, जितनी तेजी से काम होते थे उतनी तेजी से काम सरकार बदलने पर नहीं हुए, पर मैंने जनता के बीच में 10 बजे तैयार होकर निकलना और जनता के बीच में जाना, उनके क्षेत्र में उनसे मिलना, दुख सुख में, हर चीज़ में उनकी समस्याओं को निराकरण करना। वहाँ पर जो लोगों की जो मांगे थी, जो हमसे हमारे द्वारा, जैसे मान लो किसी व्यक्ति को झूठे मामले में फंसा दिया तो एसपी साहब के यहाँ लेके जाके उनका जो है दोबारा पुनः जांच करके उसको जो है मामले में खात्मा लगवाना हो। एसडीएम के यहाँ पर कई ऐसी समस्याएं हैं जहाँ मान लो एसडीएम के कार्यालय गए और बैठ के उनकी जो है छोटी छोटी समस्याएं, तहसीलदार, मैं इस बात में शर्म नहीं खाता कि मैं विधायक लेवल का नेता हूँ, मैं तहसीलदार के यहाँ भी जाके, उनको थाना प्रभारी के पास भी जाके, अगर मान लो कहीं कोई हमारा कार्यकर्ता हो या क्षेत्र का व्यक्ति हो, एक दिन करेली का एक व्यक्ति आया था, रात में जो है किसी व्यक्ति को ने बंद कर लिया था, तो मैं कहा भैया ये तो जो है मामला ही बना रहा है। तो मैं गया टीआई साहब से, कहा कि साहब ये तो निर्दोष है, छोड़िए इसको, और छोड़ा उनने। तो क्या है, ये छोटी छोटी समस्याएं लोगों की रहती हैं, तहसील की बहुत रहती हैं, किसी की जमीन का बंटवारा नहीं हो पा रहा है, किसी का जो है फौती दर्ज नहीं हो पा रही है। कई जगह पे ऐसा भी हुआ है कि जमीन किसी की है, अगर मान लो वो 3 भाई हैं, पता लगा कि वहां पर जमीन है, उसमें मान लो 10 एकड़ जमीन, तो 10 एकड़ जमीन में उनकी 3 सवा 3 एकड़ जमीन होना चाहिए, पर तहसीलदार के यहाँ पर कभी ऐसा भी हुआ है कि वहां पर 5 एकड़ 6 एकड़ एक भाई के नाम पे चढ़ा दी और बाकी जो है शेष जमीन दूसरे भाइयों की। ऐसी समस्याएं भी मैंने देखी। तो ढेर छोटी छोटी समस्याएं हैं जिनका। अच्छा, आप लगातार फील्ड पे हैं, पहले भी आपने दौरे किए, अभी भी आपके लगातार ये पूरे 5 वर्ष की जो रिपोर्ट है जी, उस रिपोर्ट कार्ड में जब आपका निकल के आता तो आपने डोर टू डोर मेहनत की है, लोगों से मिले हैं। अब ये बात एक सामने निकल के बड़ी रूप में आ रही है, और इसकी क्योंकि आप बहुत नजदीकी से राजनीति के गलत को समझते हैं जी, क्योंकि आपने बहुत मजबूती के साथ चुनाव लड़ा था, कहीं ना कहीं एक कहा जाए कि उस समय बड़ा टक्कर का चुनाव माना जा रहा था जी, और लगातार उस चुनाव में भी आपने अपनी महत्वपूर्ण भूमिका बना कर रखी। तो चुनाव को 2 प्रकार से बड़े रूप में लड़ा जाता है, एक तो होता है जो फील्ड टू फील्ड जैसा आप डोर टू डोर कर रहे हैं, और दूसरा उसी में एक होता है टेबल वर्क। तो ये टेबल वर्क और फील्ड ये गलत होता क्या है, हमारे दर्शक जानना चाहते हैं। देखिए क्या है, ये जैसे जिला पंचायत का, जनपद का चुनाव टेबल वर्क की आवश्यकता नहीं पड़ती, छोटा क्षेत्र रहता है, पर जब टेबल वर्क पे काम करना है तो वही ये विधानसभा होती है बहुत बड़ी, 2 लाख से ऊपर होती है। जैसे हम नरसिंहपुर विधानसभा 2,26,000 मतदाता हैं। अब उसमें पूरी विधानसभा में आपके 30 मंडल हमारे कांग्रेस के हिसाब से, सेक्टर प्रभारी हैं, तो वो पूरी तैयारी जो है टेबल पे तैयारी कर ली जाती है कि हमारे यहाँ पर ये सेक्टर होंगे, यहाँ पर हमारे ये मंडलम होंगे, यहाँ पर हमारे बूथ के होंगे। वो पूरी तैयारी कि हमको कैसा चुनाव लड़ना है टेबल पे, ये हमारे यहाँ पर टोटल मैनेजमेंट क्या होगा, वहाँ कौन देखेंगे, उस बूथ पर क्या होगा, तो वो तैयारी। अच्छा, होता क्या है, जैसे छोटे चुनाव में टेबल वर्क की जरूरत नहीं पड़ती। जैसे मान लो जनपद का लड़ रहा है, आप सरपंची में लड़ रहा है, बस छोटा क्षेत्र है, वहाँ सामने दिख रहा है तो वो सीधा है। पर इसको आप तैयार, क्योंकि क्या है, ये बहुत बड़ा संगठन चुनाव लड़ता है, बहुत ज्यादा टीम इसमें काम करती है, और जब टीम काम करेगी तो कहीं ना कहीं पिछले चुनाव में आपने सही कहा, जो हमारा टेबल वर्क था वो कमजोर था, और उस टेबल वर्क की वजह से जो है कुछ हमारी जो है मैनेजमेंट व्यवस्थाएं
जितनी अच्छी होना चाहिए वो नहीं हो पाई थी। और पर इस बार में जो है हम लोग बराबर जो है सब चीज़ों के लिए तैयारी किए हुए हैं। तो क्या माना जाए कि प्रत्याशी अभी तक कांग्रेस से घोषणा तो नहीं है जी, तो क्या आपको स्वघोषित प्रत्याशी के रूप में देखा जाए कि मतलब हम जिस प्रकार की आपकी मेहनत है, जिस प्रकार से आप टेबल वर्क और डोर टू डोर वर्क कर रहे हैं, तो इसमें ये माना जाए कि हमें आश्वासन मिल चुका है? देखिए, अब जब तक के अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी की तरफ से एथेंटिक वहां से प्रमाणित नहीं किया जाता है कि ये हमारे कांग्रेस के प्रत्याशी होंगे, ये लोग होंगे, तब तक हम इसको बात नहीं मान सकते हैं। पर मैं अपनी तरफ से, खुद की तरफ से ये तैयारी किए हुआ हूं कि पार्टी अगर मुझे प्रत्याशी बनाती है तो मैं चुनाव के लिए पूरी बिल्कुल लंगोट कस के तैयार हूं लड़ने के लिए। जिस परिस्थिति में हो मैं चुनाव फाइट करूंगा। और चुनाव फाइट करने के साथ साथ मैंने ये सोच के रखा था प्रत्याशी कोई भी उतारे, क्योंकि कई दिनों से कई प्रकार की खबरें चल रही थी। प्रत्याशी में बदलाव होता है, उस स्थिति में आपकी भूमिका क्या होगी? प्रत्याशी मतलब प्रत्याशी मीन्स जैसे आपके स्थान पर यदि किसी दूसरे को टिकट मिलता है, उस स्थान पर आपकी भूमिका क्या होगी? देखिए, मैं कांग्रेस का सिपाही हूं और कांग्रेस का सिपाही होने के नाते पार्टी जिसको प्रत्याशी बनाएगी, जो मेरी ताकत है, जो मेरे लोगों में संबंध है, जो मेरा व्यवहार है, जो लोगों के बीच में मैं आया गया हूं, वो सारा समर्थन में कांग्रेस प्रत्याशी जो रहेगा उसके साथ दूंगा। लेकिन चर्चाओं में है क्योंकि आप ही के जो प्रत्याशी हैं, बहुत सारे लोगों ने दावेदारी अपनी अपनी रखी है नरसिंहपुर को लेकर, तो उसमें एक सम्मानीय प्रत्याशी महोदय कल आए हुए थे, उनसे भी हमारी चर्चा हुई तो उन्होंने अपनी दावेदारी रखी है। तो उनका भी एक उनका मंतव्य है, मैं व्यक्ति विशेष का नाम नहीं लेना चाह रहा, लेकिन मंतव्य ये होता है कि आप एक बाहर के प्रत्याशी, मतलब गोटे गांव से आप आकर नरसिंहपुर में चुनाव लड़ेंगे। कहीं ना कहीं बाहर के प्रत्याशी के रूप में भी प्रोजेक्ट किया जा रहा है आपको कि भाई नरसिंहपुर में क्या लोग नहीं है जो फाइट नहीं कर सकते या कर सकते हैं, तो उन परिस्थितियों में कैसे समीकरण बैठा पाएंगे आप? देखिए, अगर मैं बाहर का प्रत्याशी हूं तो जनता के दिलों पर कैसे बैठा हूं? बाहर का व्यक्ति तो वो होता है। मैं करीबन 15 साल से नरसिंहपुर विधानसभा में, जब मेरी बेटी पढ़ती थी, बेटा पढ़ते थे, मैं जनपद अध्यक्ष गोटेगांव था, तब से मेरी नरसिंहपुर विधानसभा में वोटर लिस्ट में नाम है और मैं तब से लगातार 15 साल से नरसिंहपुर में निवास कर रहा हूं। अच्छा, इसके बाद पिछली बार के चुनाव में भी जब सर्वे में वन साइड आया था, विनिंग आया था मैं, तब कमलनाथ जी ने मुझे टिकट दी। कोई कमलनाथ जी ने मेरे ऊपर एकदम से कोई आशीर्वाद नहीं दिया कि भाई ये लाखन पटेल मेरा चेला है इसलिए मैं इनको टिकट दे रहा हूं। मैं विनिंग था, जीतने की स्थिति में था, तब मुझे टिकट दी। तो क्या है, मैं बाहरी कहना ही है मुझे जो है, क्योंकि एक गांव में आप जाएंगे, अगर वो कांग्रेस पार्टी के जितने भी लोग और अन्य मीडियम पार्टी के भी लोग हैं, अगर वो ये कहें कि भाई हम, अगर चुनाव होगा, सर्वे होता है कि भाई ये इन लोगों में आप किसको पसंद करेंगे, तो वो कहते हैं कि हम लाखन पटेल को पसंद करेंगे। 10 लोगों से अगर पूछेंगे तो 7 से 8 लोग ये बोलेंगे कि लाखन पटेल को पसंद करेंगे। तो पर हम बाहर के प्रत्याशी कैसे? हम 15 साल से नरसिंहपुर विधानसभा में निवास कर रहे हैं, एक जनता के दुख सुख में खड़े हैं। हम चुनाव हारने के 1 महीने सिर्फ घर पे बैठे हैं, ताकि मेरे थोड़े घुटनों में दिक्कत आ गई थी, ज्यादा दुर्घटना मार खा गए थे। मैं एक दिन भी, उसके 1 महीने के बाद एक दिन भी मैं 24 घंटे मोबाइल चालू रखता हूं। पर मैं बाहर का कैसे? जब लोगों के दिल में, उनके दिमाग में, उनके ऊपर क्या मेरे पास कोई जादू मंत्र है? मैं उनके दुख सुख में खड़ा हूं। और जो लोग कह रहे हैं इस बात को कि बाहर के प्रत्याशी, भाई आप क्या कर रहे हो? जब आप यहाँ के पुराने खानदानी भी आपके लोग यहाँ के रहने वाले हैं, तो क्षेत्र है पूरा, आप जाइए क्षेत्र में, उस क्षेत्र में लोगों के बीच में दुख सुख में खड़े होइए, क्षेत्र में जाके उनसे उनके काम करिए। किसने मना किया है? लेकिन अंदर खाने यही तो बड़ी चर्चा निकल के सामने आ रही है कि यही, इसके ही तो दुष्परिणाम कहीं ना कहीं कांग्रेस को मिलते चले आ रहे हैं। आज हम देखें कि अंदर खाने चर्चा भी ये बड़े रूप में है कि कहीं ना कहीं देखिए, जो आपके साथ हैं वही आपके साथ नहीं है। देखिए, ये पुराने टाइम से ये पार्टी में, दोनों पार्टियों में सिस्टम है। कभी किसी पार्टी में ऐसा नहीं हुआ है कि अगर मान लो जितने नेता हैं या जितने कार्यकर्ता हैं
100 में से 100 जो है हाँ, पक्ष विरोध तो रहता ही है। हाँ, उसमें से 20-25%, 10%, 15% ऐसे ही नेता मिल जाएंगे जो जब भगवान राम को जो है, जिनको राम राज्य कहा जाता है, भगवान राम राज्य था, वहां पर जब रजक ने माता सीता को बोल दिया, जब भगवान खुद जहां नारायण रूप थे, वो संतुष्ट। अच्छा, अंदर खाने क्या लग रहा है, अंदर खाने कितना नुकसान पहुंचा सकते हैं लोग आपको? देखिए, जितना नुकसान मैं तो मान के चल रहा हूं कि हमारे सभी लोग, सभी नेता और सब कार्यकर्ता सब हमारे साथ में हैं और बराबर हमारे साथ में कंधे से कंधे मिलाकर, क्योंकि मैं सबसे मिल रहा हूं। अभी जब तक डिक्लेरेशन नहीं होता है तो अपनी अपनी बात रखते हैं, पर जैसे ही डिक्लेरेशन होगा, चाहे मेरा हो चाहे अन्य किसी व्यक्ति हो, हम एक साथ में काम करेंगे। और जो हमारे लोग नाराज हैं, तो देखिए, पार्टी जब सरकार में आती है, सम्मान तब हर एक कार्यकर्ता का होता है। वो नेता भी अगर किसी अधिकारी के पास जाएगा तो वो अधिकारी तत्काल में कुर्सी देगा और कहेगा कि भाई इनकी सरकार है और ये फलाने नेता हैं और इनका काम तत्काल करो। नहीं तो अब भी जो है वहां से मंत्री जी का फोन आएगा, विधायक जी का फोन आएगा। तो क्या है, जब पार्टी और उसकी सरकार बन जाती हो, कार्यकर्ता हो या नेता हो, जब पहुंचता है तो उसका भी सम्मान, क्योंकि पार्टी से सारे नेता जुड़े हैं और सरकार अगर बन गई तो सबका सम्मान हो जाता है। एक छोटा सा कार्यकर्ता भी समझ लो अधिकारी के पास, टीआई के पास पहुंचता है तो सोचता है कि यार वो फलाने व्यक्ति है, इसी तत्काल काम करो उसका। तो सम्मान और काम, सबको मान सम्मान मिलना है। अगर सरकार बनती है और सिस्टम बनता है तब। सरकार कैसे बनेगी? लगातार जो हालात नजर आ रहे हैं, ऊपर से लेके नीचे तक के जो हालात हैं, वो कहीं ना कहीं मतभेदों की भेंट चल रहे हैं। तो वहीं दूसरी ओर भारतीय जनता पार्टी ने भी ये ठान लिया है कि हमें हर हाल में सरकार बनाना है। साम दाम दंड भेद, नीति अनीति, स्वाभिमान की लड़ाई सी नजर आ रही है। मतलब बहुत घमासान दिख रहा है मध्य प्रदेश के अंदर। क्या मानोगे, कैसे आप, क्योंकि अभी जो टिकट वितरण हुआ है, इससे भी हम लोग जो समीक्षा कर रहे हैं, तो समीक्षा में ही बड़ी बात निकल के आ रही है। आप खुद सोचिए, केंद्रीय स्तर के मंत्री, सांसद, मतलब जो कभी कोई कल्पना नहीं कर सकता, वो अप्रत्याशित प्रत्याशी घोषित किए गए। कितना फर्क डालेंगे ये सरकार बनने में और आप लोग जो प्रत्याशी दावेदार रहेंगे उनकी हार जीत में? देखिए क्या है, पार्टी चाहे कांग्रेस पार्टी हो चाहे भाजपा पार्टी हो, हमेशा जब कुछ स्थिति बिगड़ती है तो वो देखती है कि कौन मजबूत से मजबूत व्यक्ति चुनाव लड़े। अब चूंकि क्या है, उन सीटों में जहां पर इन्हें सांसद लड़ाए हैं, उन सीटों में इनकी स्थिति कमजोर हो रही थी, इनके सर्वे खराब आ रहे थे। पूरे प्रदेश में कांग्रेस के सर्वे अच्छे आ रहे थे, कांग्रेस की सरकार बनती हुई दिख रही थी सर्वे में। तो क्या है, अब इनने अपनी वो जब हारने की स्थिति में, सर्वे खराब आने की स्थिति में, अब लगाई पूरी एड़ी चोटी की ताकत कि हम इनको जो है 6 सांसद और 3 मंत्रियों को इन्होंने क्षेत्र में उतारा। पर होता क्या है, अब देखिए, चलो उदाहरण के लिए मान लो हमारे नरसिंहपुर से प्रहलाद पटेल डिक्लेयर हुए। प्रहलाद पटेल जी जो है ये बताएं कि यहां पर आपके भाई तो लगातार क्षेत्र में रहे, पर वो भी समझ लो तुम्हारे सर्वे में खराब आ रहे थे, पार्टी के सर्वे में खराब आ रहे थे। अब ये बताइए, ये केंद्रीय मंत्री हैं, इनका बड़ा चेहरा है, अब आप किस हिसाब से यहां पर ज्यादा वोट लेंगे प्रहलाद पटेल जी? क्योंकि आप 10 साल से समझ लो सांसद रहे। अभी बाद में वैसे तो सांसद वो एक बार सिवनी से थे, एक बार आपके बालाघाट से थे। सिवनी में एक बार लड़े, जीते, दूसरी बार बिमला वर्मा जी से हारे, उसके बाद बालाघाट लड़े, सांसद बने, जीते। उसके बाद फिर उन्होंने क्षेत्र बदला, कमलनाथ जी से छिंदवाड़ा लड़े, छिंदवाड़ा में कमलनाथ जी से हार के फिर 5 साल घर पे बैठे। उसके बाद फिर दमोह में सांसद 10 साल हो गए। अब 10 साल से आप दमोह में सांसद रहे और 5 साल से तो आप केंद्रीय मंत्री हैं। अब केंद्रीय मंत्री हैं, जब आपको ये पता था कि हमारा गृह जिला नरसिंहपुर है, दमोह में आपने क्या किया नहीं किया वो जनता जाने और आपका क्षेत्र जाने, पर नरसिंहपुर जिले की हम बात करें,
नरसिंहपुर जिले में माननीय प्रहलाद पटेल जी से पूछना चाहता हूं कि आप पर्यटन मंत्री थे, आपने पर्यटन में नरसिंहपुर जिले को क्या दिया? क्या आपने बरमान में, यह आपके धुआंधार चिनकी में, यह आपके घाट पेपरिया में, यह आपके और नीचे के घाट हैं, आपके जाके झांसी घाट तक आपने कहीं पर भी, बरहेटा में भी एक सौंदर्यीकरण स्थल है, या और कहीं पर भी कोई आपने पर्यटन के लिए कोई ऐसी आपका स्थान बनाया जिससे लोग कहें कि प्रहलाद पटेल जी ने जो है पर्यटन मंत्री थे तो हमारे जिले के लिए ये उपलब्धि दी? उसके साथ साथ आप जो है खाद्य प्रसंस्करण मंत्री हैं, आपने नरसिंहपुर जिले के लिए क्या कोई कोल्ड स्टोरेज दिए, या आपने ये शेखपुरा में घनसोर के पास में मटर, उसमें हरा मटर रखा जाता है, क्या वो आपने कारखाना लगवाया या जो कोल्ड स्टोरेज लगवाया? माने आपने जिले के लिए कोई उपलब्धि नहीं दी। और अब जब आपने कोई उपलब्धि नहीं दी, आप तो क्या करते हैं, जब आपके भाई साहब चुनाव लड़ते हैं तो आप कार्यकर्ताओं को मनाने के लिए इसकी जवाबदारी उसकी जवाबदारी, पिछली बार का चुनाव भी तो प्रहलाद पटेल जी के मार्गदर्शन में लड़ा गया था। और अब ये लोग जान चुके हैं कि ये खाली लंबी लंबी बात करते हैं, लंबे लंबे वादे करते हैं, पर काम कुछ नहीं करते। और हर 5 साल 10 साल में क्षेत्र को छोड़ना, क्षेत्र को बदलना। अब लोग मान लो मैं पिछली बार हारा था 5 साल बाद, पिछले पंचवर्षीय, अगर मैं क्षेत्र छोड़ देता, घर पे होता, पर लोग तुम पे विश्वास कैसे करें कि आप मान लो ठीक है नए प्रत्याशी के रूप में आए। पिछली बार भी आपने जालम सिंह को जिताने के लिए बहुत ताकत लगाई थी, पूरे दौरे किए थे, केरपानी में बड़ा कार्यक्रम किया था इन्होंने। वहां केरपानी क्षेत्र में आपके धुआंधार जो केरपानी में जो इस तरफ बांध बन रहा है, उस बांध के लिए इन्होंने कहा था प्रहलाद पटेल जी ने और जालम सिंह जी ने कि ये बांध नहीं बन सकता जब तक मैं जिंदा हूं, आप चिंता छोड़ें, और जब मैं नहीं रहूंगा तब बनेगा ये भले। अब आज ये पूछना चाह रहा हूं माननीय प्रहलाद पटेल जी और उनके भाई छोटे अनुज जालम सिंह जी से कि आप बताएं कि आप अभी चुनाव लड़ रहे हैं, अब उस जनता को क्या जवाब देंगे? आपने कहा था कि ये बांध नहीं बनेगा। अभी जो है बांध जो है 24 मीटर की ऊंचाई का बन रहा है। कम से कम उस बांध से 80 गांव प्रभावित हो रहे हैं। 80 गांव प्रभावित होंगे। तटीय जितनी जमीन है वो तटीय जमीन पूरी डूब में जाएगी। और ये जाके आपके साकल जगत गुरु शंकराचार्य जी की गुरु गुफा है, वहां तक पानी बताते हैं कि और ऊपर तक बता रहे हैं, पर यहां तक तो विशेष प्रभाव रहेगा। अब यहां चाहे घूरपुर हो, चाहे आपकी चिनकी हो, उस तरफ आपके समनापुर है, केरपानी है, आपके जाके मुर्गा खेड़े से लगा के जाके वहां हीरापुर, और इस तरफ से लगा के आपके ये पूरा आपका जो है आपके जाके महादेवपरिया से लगा के और साकल तक पूरा जितना क्षेत्र है ये डूब में जा रहा है। तो आप जनता को क्या जवाब देंगे? आपने कहा था कि मेरे जीते जी यह बांध नहीं बन सकता, जबकि आप केंद्रीय मंत्री थे, पर्यावरण मंत्री थे, और उसके बाद में आप खाद्य प्रसंस्करण मंत्री और जल संसाधन मंत्री भी हैं। तो ये आप चाहते तो उस बांध को छोटा कर सकते थे, क्योंकि यहां पर एशिया महाद्वीप की जबकि ये जो जमीन है, उर्वरक बहुत ज्यादा पावरफुल जमीन है, जमीन का नुकसान होगा। फायदा किसको होगा? आपके रायसेन या सागर वालों को होगा, रायसेन जिला को फायदा होगा। तो नरसिंहपुर जिले, लेकिन बता रहे हैं कि वो जो डैम है वो लिफ्टिंग सिस्टम के माध्यम से लिफ्टिंग भी करेंगे, ठीक है। चलिए, आपने ये बोला था पिछली बार केरपानी में सभा हम बोल के गए थे। अब बताएं प्रहलाद पटेल जी आप कि आप किस मुख से आप यहां पर लोगों से वोट मांगेंगे और क्या कहेंगे? इस बात का जवाब प्रहलाद पटेल जी पे छोड़ता हूं। और आपने जिले के लिए 2 बार आप मंत्री रहे इसी पंचवर्षीय में, आपने जिले के लिए क्या विकास दिए? आज आपका नरसिंहपुर जिले की आपको चुनाव लड़ने के लिए याद आई, आप विकास की बात तो बताएं कि आपने जिले के लिए क्या उपलब्धि दी। लेकिन ये जानकारी भी आ रही है कि ये जैसे जो सांसद हैं या मंत्री हैं,
इनको पार्टी ने उतारा है, इन पे पार्टी ने विश्वास जताया है और इनका जो सर्वे में अच्छी भूमिका मिली तो इसलिए उनको पार्टी में उतारे गए। इतने भी कैंडिडेट्स उतारे गए। देखिए, ये प्रहलाद पटेल जी इतने बड़े नेता हैं, जबलपुर में इनका बंगला है। अब लोग इस बात का विचार करें कि इतना बड़ा नेता, केंद्रीय मंत्री, जब जनता चाहती है, विधायक होता है, जैसे आपके नगर पालिका में होता है पार्षद, चाहती है कि हम तत्पर जाके लोगों के तत्काल में काम हो। अब ये प्रहलाद पटेल जी को जब ये विधायक बन जाएंगे, अगर जो विधायक बनते हैं, तो ये इनसे काम कराने के लिए कहां जाएंगे, किसको पकड़ेंगे? जबलपुर जाएंगे, क्या बहोरी बन जाएंगे? काम तो वो होता है कि आप नरसिंहपुर में अपना हेडक्वार्टर बनाएं और ऐसे नेता को चुने जो आपके रात में दिन में 24 घंटे आपका काम करे। ये तो अच्छा, इनका एक और रिकॉर्ड है, काम किसी का करते नहीं, इनके पास में रिकॉर्ड है। और हर 5 साल में या 10 अधिकतम 10 साल अपना क्षेत्र छोड़ देते ताकि समस्या ही खत्म, हम नौ क्षेत्र ढूंढ ले हैं, ये में दोबारा समस्या 5 साल के बाद। देखो आप सिवनी, बालाघाट, छिंदवाड़ा, दमोह, अब फिर नरसिंहपुर। भाई आदमी गोपाल भार्गव जैसे 9 बार के विधायक क्षेत्र छोड़ते हैं, अरे जनता के लिए काम करते हैं, जनता के काम करिए और स्थायी तौर पे वहां के नेता और मसीहा बन कर रहिए। पर ये काम बिल्कुल नहीं करते, इनका रिकॉर्ड है। अभी दमोह में आपने देखा होगा, समाचारों में देखा होगा किस तरह से लोग आंदोलन कर रहे हैं, कितने इनका विरोध है। तो ऐसे नेता जो काम नहीं करते तो लोगों को पता है। और इस बार में जनता ने मन बना लिया है, महंगाई चरम पे है, युवा बेरोजगार हैं, घोटाले, पटवारी घोटाला हो, चाहे कोरोना घोटाला हो, चाहे आपकी उज्जैन का मूर्तियों का घोटाला हो, जितने घोटाले हैं, युवाओं का विश्वास उठ चुका है सरकार से। और प्रहलाद पटेल जी की भी कोई उपलब्धि नहीं है और ना उनके ऐसे कोई काम है जिससे जनता इनको यहां से विधायक बनाए। भाई केंद्रीय उनके भाजपा के संगठन ने जरूर इनको चेहरा बना के उतार दिया कि भाई प्रहलाद पटेल केंद्रीय मंत्री हैं, पर मेरी समझ में ऐसा मुझे कुछ नहीं समझ में आ रहा है कि ये बहुत ज्यादा सफल होंगे। मेरा तो कहना यह है कि जालम सिंह ज्यादा मजबूत थे, ये उनसे कमजोर निकलेंगे, क्योंकि जालम सिंह को एक एक कार्यकर्ता का नाम याद था, एक एक संगठन के व्यक्ति का नाम याद था, और जिस गांव में जालम सिंह जाते थे वहां पर लोग घेर लेते थे और वो नाम लेके बुलाता था। अब ये किसका नाम लेंगे? ये तो गिने चुने 50-100 लोगों के नाम जानते हैं। विधायक लड़ने वाला व्यक्ति कम से कम 2-4 हजार लोगों के नाम जानता है। लेकिन अभी आपने कहा, जैसे अभी आपने बातों में अभी चर्चा में बोला कि उनके नेतृत्व में चुनाव लड़ गया था, तो अब तो ऐसा भी हो सकता है ना भाई, अब विधायक जी जालम सिंह जी बैठे हैं तो अब वो चुनाव लड़ेंगे, उनके नेतृत्व में चुनाव लड़ा जाएगा पूरा, तो भूमिका तो वही निभाएंगे ना। नहीं, क्या होता है, अब इनने जो है जालम सिंह की विधायकी वाली सीट छीन ली, उनके घर में खुद कलह मची हुई है, घर के लोग जो है आपस में चर्चा कर रहे हैं कि ये केंद्रीय मंत्री भी रहेंगे, सांसद भी यही लड़ेंगे और विधायक भी यही बनेंगे। अब जैसा इनको करना है वैसे करें। इस टाइप की घर में भी जो है बहुत इनका जो है भीतर जो है विस्फोट चल रहा है आपस में जी। भले वो जालम सिंह को भाई के नाते वो क्षेत्र में आ जाए और काम कर दें, पर वो अंदर मन से जालम सिंह, मेरा मानना, जितनी ताकत से काम करना चाहिए उतनी ताकत से काम नहीं करेंगे, क्योंकि जालम सिंह को घर पे बिठा दिया, जो 15 साल विधायक रहा। अगर लड़ना था तो आप गाड़ावार लड़ लेते, तेंदुलकर लड़ लेते, भाई आप तुम लड़ने की जरूरी थो, भाई संजय शर्मा जी के सामने तो मिल ही नहीं रहा कोई, तो तेंदुलकर लड़ लेते, पर तुमने भैया की अपनी बलि चढ़ा के और खुद उस पर आप जो है चुनाव लड़ रहे हो, तो कहीं ना कहीं उनके परिवार में भी बहुत ज्यादा कलह मची हुई है इस बात को लेकर। लेकिन एक चर्चा और निकल के आ रही है सामने बड़े रूप में कि कुछ होता है, समझौता एक्सप्रेस चलती है, आप भी जानते हो, बहुत सभी दलों में, सभी पार्टियों में, सभी संगठनों में सब समझौता एक्सप्रेस चलती है। सुना है पार्टी जो है कहीं ना कहीं जो भी लोकसभा चुनाव होने वाले उनमें सांसदों की भी टिकट का वितरण होगा, और जितने भी सांसद मंत्री को उतारा है उन सीटों पर लगभग महिलाएं प्रत्याशी रहेंगी।
तो ये भी सुनने में आ रहा है कहीं ना कहीं कि श्रीमती जालम सिंह पटेल सांसद के रूप में, सांसद से उम्मीदवार के रूप में होशंगाबाद नरसिंहपुर सीट पर लड़ेंगी। देखिए, जालम सिंह की पत्नी की जो बात है वो हमारे मेमलिया गांव, मेरा निवास गांव है, और बाजू में गांव है टिकरी। सुमन नाम है इनका, बहन जी का। और उनके बेटे के देहावसान के बाद वो इतनी दुखी हैं कि वो अपने दुख से आज भी नहीं उबर पा रही हैं। जो हमको खबर आ रही है वो बेटे के दुख की वजह से बहुत दुखी हैं। तो मेरे को तो नहीं लग रहा है, हाँ, अगर प्रहलाद पटेल अपनी पत्नी को फिर लड़ा दे लोकसभा में तो वो अलग बात हो गई। मुझे नहीं लग रहा है, लेकिन पार्टी कोई निर्देश देगी, पार्टी कुछ करेगी तो आदेश तो मानना पड़ते हैं ना। अब देखिए, वो तो बाद में समझ में आएगा क्या पत्ती खुलती। चलो, आपके सामने जो तात्कालिक परिस्थितियों में, क्योंकि एक हिसाब से एक वजनदार कैंडिडेट के रूप में देखा जा रहा है प्रहलाद जी को, जी जी, और आपके अथक प्रयास जो हैं जमीनी स्तर पर देखे जा रहे हैं। बस एक चीज का जो हमने बताया कि अंदर खाने कुछ जो खबरें हैं वो उचित नहीं आ रही हैं कि भाई कोई साथ में नहीं है, इस टाइप से भी कुछ चर्चाओं में हैं। तो इन सब चीजों को देखते हुए अपने आप को आप कितना मजबूत पाते हैं और कैसे, किस समीकरण से आप चुनाव निकालेंगे? नहीं, संगठन में हमारे सभी नेता हैं और संगठन जो है हमारा ठीक चल रहा है और सब नेता हमारे साथ में हैं। और पूरे क्षेत्र के जो एक छोटा से छोटा बूथ कमेटी का अध्यक्ष, मंडलम सेक्टर हो, चाहे जिला कांग्रेस कमेटी अध्यक्ष हो, सभी नेता हमारे साथ में हैं। ये तो ऐसा है, देखो, ये खबर तो निकलती रहती है पर ऐसा कोई विद्रोह नहीं है। कुछ जरूर लोगों ने बोला है उस बात को, पर वो सब लोग जो है, अगर मुझे टिकट मिलती है तो सब मिलकर काम करेंगे और हम लोग जो है केंद्रीय मंत्री को मिलकर हराएंगे सब जो है। और इसके लिए मैं नहीं, पूरी जनता क्षेत्र की, क्योंकि जनता क्षेत्र में जो है इस बार मन बना चुकी है कि यहां से कांग्रेस का विधायक बनेगा नरसिंहपुर विधानसभा से। और बल्कि नरसिंहपुर नहीं, पूरा प्रदेश में कांग्रेस का वातावरण बना हुआ है। माननीय कमलनाथ जी की सरकार बनेगी और कमलनाथ जी मुख्यमंत्री बनेंगे। अच्छा, दूसरी एक बात और बड़े रूप में निकल के आ रही है कि संजय शर्मा जी, विधायक तेंदुखेड़ा, उनकी बहुत महत्वपूर्ण भूमिका है महाकौशल को लेके। महाकौशल में उनका अपना प्रभाव है, लगभग 10 सीटों को प्रभावित करते हैं। आर्थिक रूप से भी वो बहुत बड़ा नाम उनका चलता है, बड़ा काम है उनका। कमलनाथ जी के बहुत अजीज और क्लोज माने जाते हैं, पीसीसी में भी वो सदस्य हैं। बहुत सारी उपलब्धियां उनको कांग्रेस के माध्यम से प्राप्त हुई हैं और लगातार, लेकिन कहीं ना कहीं वो भारतीय जनता पार्टी की आंखों में भी गड़ रहे हैं। लगातार देखते आ रहे हैं कि उनके ऊपर कार्रवाइयों पर कार्रवाइयां होती हैं और एक प्रयास किया जाता है कि उनको घेर के कैसे भी उनको पार्टी से लाया जाए। अभी जो आज की तात्कालिक चर्चा है, उस चर्चा में ये निकल के आ रहा है कि उनको भारतीय जनता पार्टी में लाने के लिए निर्देशित किया जा चुका है और लगातार उन चक्रव्यूह की जो रचना होती है, कुरुक्षेत्र मान लिया गया है आपका तेंदुखेड़ा, और उनको भरकस प्रयास किए जा रहे हैं कि साम दाम दंड भेद, नीति अनीति, कैसे भी उनको ही प्रत्याशी घोषित किया जाए, या फिर नहीं होती है तो फिर हम चक्रव्यूह के माध्यम से स्थितियां को बदलने का प्रयास करें। इस बात पे आप कितना इत्तेफाक रखते हैं? देखिए, संजय शर्मा हमारे जो है बहुत, कमलनाथ जी के वर्तमान में नरसिंहपुर जिले की बात करें तो कमलनाथ जी के वर्तमान में नरसिंहपुर जिले के समझ लो सबसे मुख्य नेता हैं, वो विधायक हैं। उसके साथ साथ कमलनाथ जी ने उनको ढेर सारी जवाबदारी है, कई जगह का प्रभारी बनाया, कई जगह के बड़े बड़े काम कराए। राहुल गांधी जी आए थे, वहाँ का प्रभार दिया था और मैं भी उनके साथ बैठता रहता हूँ, 15-10 दिन में जाता रहता हूँ। तो मुझे तो नहीं लग रहा है कि संजय शर्मा जी जो है कहीं से हलडुल होने वाले, बल्कि वो तो और दूसरे लोगों को क्लियर करने वाले हों। पर इस बात को चूंकि मैं नहीं मानूंगा, क्योंकि बहुत मजबूत स्थान है कांग्रेस के लिए भी। और
अभी उन्हें इसीलिए तो आंखों में खटक रहे हैं ना वो, नहीं, आंखों में कांग्रेस को मजबूती प्रदान करने में। अभी जो है 2 महीने से मैं देख रहा हूं, प्रत्येक दिन कम से कम 50 कार्यकर्ता भाजपा से कांग्रेस में यही तो नहीं झेल पा रही ना पार्टी, भारतीय जनता पार्टी यही तो नहीं झेल पा रही कि लगातार कांग्रेस को मजबूती प्रदान कर रहे हैं। वहीं महाकौशल में जहां उन्होंने संकल्प ले रखा है कि हमें कांग्रेस मुक्त करना है, वहीं संजय शर्मा जो है महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं। कुल मिला के अलंगा बने हुए हैं। तो पार्टी सत्ता में है, तंत्र उनके पास है, बहुत बड़ी मजबूती उनके पास है, वहां पर क्या प्रभाव डाल पाएगी? देखिए, वहां पर संजय शर्मा जी के सामने वो खुद साधना सिंह जी जो है मुख्यमंत्री की पत्नी भी अगर लड़े तो संजय शर्मा जी के सामने वो भी हार जाएंगी। संजय शर्मा जी इतने मजबूत हैं और उनका पूरा संगठन, पूरा तंत्र इतना मजबूत है, और मेरा तो मानना है कि वो बिल्कुल चट्टान की तरह स्तंभ में जैसे खड़े रहेंगे और साथ में पार्टी के साथ में आगे चल के कांग्रेस की सरकार बनेगी तो माननीय संजय शर्मा जी मंत्री भी बनेंगे। ये हमारा मानना है। नहीं, बिल्कुल सही है। ये तो नजर भी आ रहा है, लगातार देखने में मिल रहा है कि जो जिस हिसाब से उनका ओहदा बढ़ते जा रहा है, जिस हिसाब से उनका कद बढ़ते जा रहा है, उस कद को यदि देखा जाए तो उस कद के हिसाब से तो यदि आने वाले समय में तो महाकौशल का चेहरा माने जाएंगे कांग्रेस का, कि उनका जिस हिसाब से कद बढ़ता चला जा रहा है। तो यही कहीं ना कहीं इन सब दबाव की राजनीति का मूल आधार है। इन परिस्थितियों में कांग्रेस के जो अन्य आप सब लोग हैं उनकी क्या भूमिका आपको नजर आ रही है उनके साथ? मुझे तो लग रहा है कि अभी बिल्कुल संजय शर्मा जी जो है कहीं से कोई विचलित नहीं है। वो कई प्रकार की खबर उड़ जाती हैं, जैसे अभी बीच में 3-4 महीने पहले जब वो दिग्विजय सिंह खुरपा आए थे तो कुछ इस टाइप की गुल खबर हो गई थी कि धोरेलिया जी जो है कांग्रेस में आ रहा है। तो इस टाइप की कई खबरें ऐसी बन जाती हैं। अच्छा। जो हकीकत में कुछ और रहती हैं और बन जाती हैं। और तो ऐसा मुझे बिल्कुल इस बात का नहीं, लेकिन ये भी तो पहले से, बहुत पहले से माहौल चल रहा है कि प्रहलाद पटेल आ रहे हैं, प्रहलाद पटेल आ रहे हैं। जब रेड अलर्ट ने वित्त प्रमाण के फोटो के साथ हमने उसको रात में लगभग 12:30 बजे हमारे पास जब न्यूज आती है और हम उस न्यूज को सर्व करते हैं, उससे घोषणा हो जाती है दूसरे दिन, तो क्या कहेंगे? ये ऐसा थोड़ी होता है कि सब हवा ही होता है। कुछ ना कुछ तो प्रमाण, कहीं ना कहीं कोई परिस्थितियां तो ऐसी निर्मित होती ना कि जिससे जब तक आप भी कहते हैं, हम भी कहते हैं कि आग जलेगी तभी तो धुआं निकलेगा। अब जब वो प्रमाणित हो जाएगा और सामने आएगा तभी हम मानेंगे। तब तक, क्योंकि संजय शर्मा जैसे हमारे जो है विधायक और एक जाबाज कांग्रेस की जो है नेता, तो मेरा मानना तो ये है कि वो कहीं नहीं जाएंगे और कांग्रेस के साथ रहेंगे। और तो ये माना जाए, जैसे लगातार सुर्खियों में चर्चाओं में है कि यदि खुदा ना खास्ता किन्हीं परिस्थितियों में यदि वो जाते हैं तो मध्य प्रदेश के आपके महाकौशल से कांग्रेस का सफाया तय है। नहीं, देखो, कांग्रेस तो बहुत बड़ी पार्टी है भाई। मान लो कांग्रेस बहुत बड़ी पार्टी है तो ऐसा तो नहीं है क्योंकि क्या है मैं चला जाऊं या दूसरे चले जाएं, या कांग्रेस बहुत बड़ी पार्टी है, मतलब आने जाने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। देखिए क्या है, संजय शर्मा की जाने से फर्क तो पड़ेगा, उस सीट का नुकसान हो जाएगा। देखिए, शर्मा जी वो हस्ती हैं, उस सीट के लिए वो अहमियत है, पर ऐसा नहीं होता कि पूरा प्रदेश समझ लो आपका या पूरा महाकौशल खत्म हो जाएगा। ये बहुत बड़ी बात है। महाकौशल मतलब कमलनाथ जी का भी छिंदवाड़ा आता है तो ऐसा नहीं है। पर मेरा मानना है कि वो नहीं जाएंगे और कांग्रेस में ही रहेंगे और कांग्रेस के विधायक बन के मंत्री भी बनेंगे। तो अच्छा, आप डोर टू डोर लगातार आपके हो रहे हैं जी। अब जैसे लाडली बहना योजना है या आगे हम बढ़ते हैं लाडली आवास योजना है, 450 में सिलेंडर है, मतलब चूल्हे तक पकड़ की बात करें, चूल्हे तक महिलाएं भावनात्मक होती हैं, उनको अपने फेवर में ले लेना। वहीं दूसरी ओर कि जितने भी दाव आपने फेंके, कमलनाथ जी ने फेंके, कांग्रेस सरकार ने फेंके, उन सब दाव पे नेले पे दहला भारतीय जनता पार्टी ने फेंक के, जो क्योंकि उसका लगातार जो संभ्रांत या अच्छे परिवार के जो समीक्षक हैं वो लगातार विरोध भी कर रहे हैं कि फ्री की रेवड़ी वाला जो कल्चर है ये कहीं ना कहीं नुकसानदायी, लेकिन प्रभाव डाल रहा है। कितना प्रभाव डाल रहा है आपके दृष्टिकोण से? देखिए, कुछ तो नुकसान है लाडली बहना से, पर हम ये नहीं कह सकते कि ये पूरी सरकार ही या पूरा सिस्टम कांग्रेस का खत्म हो जाएगा। क्योंकि क्या है, शिवराज चौहान जी ने
आपकी 23 साल से लगा के 60 साल की महिला को पात्रता दी है। बाद में इनने जो है उसको बढ़ा के ट्रैक्टर वाली महिलाओं को भी शामिल किया है और 21 साल किया है। पर वो 21 साल वाला सिस्टम इनके कहीं कंप्यूटर पे लोड ही नहीं हुआ है, खाली कहने में भराया है कि 21 साल की महिलाओं को इसमें लिया गया है, ट्रैक्टर वाली महिलाओं को लिया गया है। वो महिलाएं नहीं आ पाई हैं, उसमें मात्र 23 साल से 60 साल की महिलाओं को ही लाभ मिल पाया, जिसमें से ट्रैक्टर वाली महिलाएं भी छूट गई, उनके लोडिंग नहीं हुआ, और जिनकी 5 एकड़ से ऊपर जमीन है वो महिलाएं भी उसमें छूट गई। अब यहां से 18 साल से लगा के 23 साल की जो हमारी लड़की हैं और छोट बहुएं हमारी नई बहुएं वो छूट गई, और 60 साल से 100 साल की हमारी जो बुजुर्ग माताएं हैं वो छूट गई। लेकिन देखिए ये तो है, आपने ये तो स्वीकार कर रहे हैं ना आपकी कहीं ना कहीं इससे नुकसान तो है। हाँ, उसका अच्छा, दूसरा अपन बढ़ते जब समझौता एक्सप्रेस चलती है, चुनाव के समय परिणाम होते हैं 4 दिन पहले तक, मीडिया सर्वे भी हो या टोटल जो सर्वे होते हैं 3 दिन पहले तक के, वो सर्वे में कुछ और निकल के आता है और अंत तक कत्ल की रात जिसे हम कहते हैं परिणाम बदल देती है। ये परंपराएं हम काफी लंबे समय 89 के बाद से लगातार देखते चले आ रहे हैं। तो क्या ये समीकरण, क्योंकि हमने 2018 में भी देखे, बड़े रूप में समीकरण हम लोगों की नजरों में आए देखे, तो जो सोच रहे थे कहीं उसके विपरीत परिणाम नजर आए, तो क्या लग रहा है इस बार भी कुछ ऐसा ही चलेगा और इस पे अंकुश लगाने के लिए क्या तैयारी? देखिए, पैसा बांटने से, साड़ी बांटने से या जो भी करने से जनता ने अगर कहीं मन बना लिया, कभी तो होता है ऐसा जैसे पिछली बार हुआ था, पर हर बार ऐसा जरूरी नहीं है। क्योंकि क्या है, दिल्ली में केजरीवाल जी ने 2 बार चुनाव लड़ा, 2 बार उनकी सरकार बनी, एक बार तो कम उसके लिए बनी, फिर दोबारा में बहुमत से आई, और दूसरी बार में फिर जो है फिर बन गई। तो क्या है, कहीं ना कहीं होता क्या है कि जैसे बहुत लंबे समय तक कोई व्यक्ति क्षेत्र में विधायक के लिए लड़े या सरपंच के लिए लड़े या जनपद के लिए लड़े, जब 1-2 बार कहीं मिस हो जाता है वो या नहीं बन पाता है, तो फिर जनता सोचती है यार भैया 24 घंटा लगा है आपकी सेवा में, ले लो जिनके पैसे लेने हैं, पर एक बार बना तो दे, इनके से ही देख लीजिए। जनता के दिमाग में ये बात आती है। अच्छा, एक बात और सामने आती है, लगातार आप आरोप प्रत्यारोप के दौर में आप नामजद उठा के सीधा आरोप प्रत्यारोप लगाते, तो ये बात भी कहीं ना कहीं निकल के आती सामने की आपकी व्यक्तिगत जो लड़ाई है उसको आप राजनीतिक रूप देते हैं। दूसरा एक आरोप आपके ऊपर और बड़ा लगता है कि यदि मान लीजिए आपके नजरों में जो जिनका आप बार बार नाम लेते हैं, विधायक जालम सिंह पटेल जी का, कि इनने जे किया, इनके ऊपर बहुत सारे ऐसे आरोप प्रत्यारोप का दौर लगातार चलता है, मंचों से भी ये लगातार सुना गया। तो कभी आपने कोई ऐसे पटल, बहुत सारे पटल होते हैं जहां पे एक आवेदन दिया जाता है जिस पे जांच इंक्वायरी होती है, कुछ होता है, आपकी सरकार भी रही, उस दौरान कुछ ऐसा हुआ क्या कि वो सिर्फ समझौता एक्सप्रेस में के चपेट में दब जाते हैं? नहीं, क्या है, समझौता एक्सप्रेस नहीं, पर हम लोग कांग्रेसी हैं, जो बात कहते हैं सामने बोल देते हैं, मंच से बोल देते हैं, पर हम लोगों के दिल में ऐसी नफरत भी नहीं है कि जो है हम उनकी जांच करवाएं या हम उनके पीछे पड़ें। दो इस भावना से इतना हम लोग पीछे नहीं पड़ते हैं, क्योंकि क्या है, जब जनता ने चुन ही दिया है तो हमको उसको स्वीकार है, और जनता ने चुना है था उनको, भले हम कह मान लो पैसा बांट के भी बने या कैसे ही बने, देखो जो जीता वही सिकंदर कहलाता है। बिल्कुल बिल्कुल। तो जीत के आ गए, स्वीकार करना पड़ेगा कि विधायक नहीं है, तो उसको हमने स्वीकार किया, और हम कहाँ पीछे थे, जहां हमारी कमजोरी थी या जो हाँ कमी थी, हम उसको सुधारने में लगे। तो हमारा इतना नफरत से वो सिस्टम भी नहीं है कि हम जो है उनके लिए समझ लो पीछे ही पड़ जाएं और उनके पीछे लग जाएं। वो हाँ, उनमें जरूर है ये सारी चीजें, पर मैं तो इसको जो है ज्यादा पीछे, मेरी एक आदत है, जब निकल गया तो फिर निकल गया, ज्यादा पीछे मुड़क के नहीं देखता, मैं तो सामने का देखता हूँ कि यहाँ क्या करना है, सामने जो दिख रहा है उसको करता हूँ, पिछले वाले पे मैं ज्यादा दिमाग नहीं लगाता। मतलब प्रहलाद जी के आने से उनको मुख्य चेहरा बनाने से आपके भाव में कोई अंतर नहीं, मतलब आप चुनाव लड़ेंगे कि कुछ विचार करेंगे? नहीं, कोई विचार नहीं करेंगे। अरे हमें तो खुशी हुई, मेरा तो मानना है कि भले वो भाजपा की तरफ से केंद्रीय नेतृत्व और आपकी जो है मंत्री हैं, पर मेरी समझ में तो वो जालम सिंह से कमजोर जाएंगे। उसका कारण है इनका क्षेत्र में लोगों से ज्यादा जान पहचान है, कुछ मुख्य कार्यकर्ताओं को पहचानते हैं, मुख्य चेहराओं को जानते हैं, बाकी ये कमजोर रहेंगे जालम सिंह से। आप देखना, ये समझ लो आपके जो
नया विधानसभा चुनाव जब होगा आप देखेंगे उनसे कमजोर जाएंगे प्रहलाद पटेल, ये मेरा मानना है। जिले की 4 सीटों पर दावा कर रही है कांग्रेस की, चारों सीट हम निकाल रहे हैं, लेकिन भारतीय जनता पार्टी है जो चर्चाओं में है, ये बात आ रही कि उन्होंने कहा हम तो 3 तो हम निकाल चुके हैं, ये चर्चाएं हैं। और वहीं एक की तैयारी है, तो या तो चक्रव्यूह से निकलेगी या ऑपरेशन लोटस से निकलेगी। देखिए अपनी अपनी पार्टी की अपने अपने गणित होते हैं, उस गणित में उनके हिसाब से निकलती दिख रही हैं, पर जब जो चुनाव होंगे और जब मतदाता वोट देगा और जब परिणाम निकल के आएंगे तब आईना सामने आ जाएगा कि कौन जीता और कौन हारा। कहने से हम भी कह सकते हैं कि भाई हम जो है 250 सीट पार है पूरे मध्य प्रदेश में, और वो भी कहते हैं हम 200 से पार जा रहा है। तो कहने में कुछ नहीं होता, पर जब चुनाव होता है और जब चुनाव फाइट होती है और एक बहुत बड़ा संगठन जो है चुनाव लड़ता है, एक व्यक्ति के कहने से कुछ नहीं होता। एक बड़ी बात और निकल के सामने आ रही है, चर्चाओं में भी है बहुत, कि जैसे प्रत्याशी की जैसे ही घोषणा होती है तो आपने भी ये स्वीकार किया कि 25% लोग ऐसे होते हैं संगठन में जो विरोध करते हैं या जिनको गुस्सा आ जाता है, क्रोध आता है कि हमको मिलना थी और इनको मिल गई, तो इस प्रकार से भी होता है। यही कुछ भारतीय जनता पार्टी में रहता है कि जब उनके 25% यदि मान लीजिए लोग इस बात को लेकर विरोध करते हैं तो एक उनका गोपनीय तंत्र है, गोपनीय तंत्र काम करने लगता है और उनके ऊपर सीसीटीवी जैसी तीसरी निगाहें लग जाती है और वो सब दहशत में कोई विरोध नहीं कर पाता, या तो कार्य करेगा नहीं करेगा तो तटस्थ हो जाएगा लेकिन विरोध नहीं कर सकता। लेकिन कांग्रेस में ऐसा कुछ है नहीं, यदि प्रत्याशी घोषित होता है तो 25% में जितना आपके मान गए तो मान गया, मानने हुआ, ना माने तो जयराम जी वो अपना काम करते ही हैं, वो अपना सूत्र बनाते हैं। तो इन स्थितियों में कितना नुकसान आप समझते हैं? मेरा तो मानना यह है कि इस बार में जिस टिकट मांग रहे हैं वो मांगे, पर नुकसान नहीं करेंगे, क्योंकि वो ये देख चुके हैं कि पिछले 5 साल में कांग्रेस की सरकार रही पर नरसिंहपुर विधानसभा से विधायक नहीं रहा, तो वो तो खाली अपना एक फर्ज अदा कर रहे हैं। अगर पार्टी उनको योग्यता समझती है, उनको विनिंग समझती है तो टिकट देगी, पर ये तो मांगने की प्रक्रिया जो है जैसे माँ होती है, माँ बच्चे मांगते हैं तो देती है। अब कौन सा बच्चा किस लायक है और क्या योग्यता होनी चाहिए, किसको उनको बाहर के लिए रखना है, सौदा खरीदने के लिए और मार्केट करने के लिए, किसको खेती करवाना है, तो इस टाइप से हर पार्टी अपने अपने। लेकिन जो वरिष्ठ कांग्रेसी हैं, आप जब डोर टू डोर कर रहे हैं लगातार, मीडिया से भी हम लोग भी खबरें रन करते हैं लगातार, तो कहीं कोई बड़े जो दमदार चेहरे हैं जिनका अपना एक वर्चस्व है वो आपके साथ नजर नहीं आ रहा है, क्या बात है? अभी जब टिकट डिक्लेयर होगी वो सब साथ में होंगे और पूरी साथ कांग्रेस का संगठन जो है नरसिंहपुर विधानसभा का, जो भी वरिष्ठ हमारे हैं वो सब साथ में जाएंगे। हमारा कहीं पर ऐसा कोई मतभेद नहीं है, न कोई उनकी हमारे प्रति नाराजी है, हमारी उनके प्रति नाराजी नहीं, सब एक साथ में चलेंगे। चलिए चुनाव जीतते हैं, सरकार बनती है, तो क्या माना जाए कि कहीं ना कहीं एक जिस प्रकार से चर्चाएं हैं कि आप यदि चुनाव जीतते हैं तो एक अच्छे महत्वपूर्ण पद पर, मंत्री पद पर भी आपको बिठा ला सकता है, तो नरसिंहपुर जिले के लिए क्या प्राथमिकताएं रहेंगी आपको? देखिए मंत्री वाली बात तो मैं सोचे नहीं रहा हूं, न मैंने सोचा कभी। मैं तो खाली एक जनता का जैसा सेवक हूं, वो सेवक बना रहा हूं। पर मैं अगर विधायक बनूंगा तो ये जरूर मैं पूरी विधानसभा में इस बात का बताऊंगा कि जो मेरे को मौका मिलता है, विधायक चुनता हूं, जनता मुझे चुनती है, तो विधायक ऐसा होगा जो अभी तक के कार्यकाल में मुसरान साहब से लगा के अभी तक जितने विधायक हुए हैं ऐतिहासिक काम करके दूंगा, जो आपने या जनता ने नहीं सोचा होगा वो तो समस्याएं निपटाएंगे या बेरोजगारी समाप्त कर दो? क्या होता है, 2 मापदंड होते हैं। एक मापदंड होता है जैसे भी आपने बताया कि हम लोगों के साथ खड़े होते हैं, उनकी समस्याओं को निपटाते हैं, ठीक है, तो एक स्तर ये हो गया। एक स्तर ये हो गया कि हमें नरसिंहपुर जिले का विकास करना है, क्योंकि अर्ध विकास का दंश नरसिंहपुर झेल रहा है। आज युवा युवती हमारे आपके सभी के घरों में बैठे हुए हैं, कोई काम नहीं है, बेरोजगारी सर चढ़कर बोल रही है। इन परिस्थितियों में रोजगार लगेंगे या समस्याओं का निपटारा करते रहेंगे आप? देखिए हमारे विधानसभा में नरसिंहपुर में 2,26,000 मतदाता हैं, जिसमें से नरसिंहपुर शहर और करेली शहर दोनों नगर पालिकाएं हैं, और इनसे जुड़े गांव जो है, मैंने एक दिन हिसाब लगाया था, 1,05,000
मतदाता होते हैं, 58,000 नरसिंहपुर शहर में है, 28,000 के आसपास करेली शहर में है, और इनसे जुड़े गांव रोसड़ा, नकटुआ, डेढ़वाड़ा और जैसे वहां पर इमलिया, जोहरिया, गोहगावरी, ऐसे मिला करीबन 1 लाख तो पक्का ही मान ले 1 लाख मतदाता होते खाली शहरी क्षेत्र के। और ये शहरी क्षेत्र के मतदाता हैं, तो मैंने इस बार में अगर पार्टी मुझे प्रत्याशी बनाती है तो मैं पूरी नगर पालिका क्षेत्र में उनके लिए मेरा एक विजन है कि मैं सरकार कांग्रेस की बनती है, विधायक के लिए बनने से काम नहीं चलेगा, सरकार बनेगी तो मैं पूरे नगर पालिका क्षेत्र में जहां पर कच्ची रास्ताएं हैं, नाली नहीं है, पानी की व्यवस्था नहीं है, लाइट की व्यवस्था नहीं है, इन सभी कच्ची जगहों पर रोड बनवाऊंगा, नाली बनवाऊंगा, लाइट लगवाऊंगा, पानी की व्यवस्था। मेरी मुख्य अगर मान लो जो विजन है वो है नगर पालिका नरसिंहपुर शहर और करेली नगर पालिका शहर, इनमें बहुत ऐतिहासिक काम करूंगा। सरकार बनेगी अगर मान लो कांग्रेस की बन गई तो मैं अलग से पैकेज लाऊंगा। तो ये तो वो वाली बात हो गई ना, रोटी, कपड़ा और मकान, सड़क, बिजली, पानी, स्वास्थ्य और शिक्षा, ये तो बुनियादी चीजें हैं, ये तो परंपरागत विकास है, ये तो अभी भी होते चला आ रहा है, ये तो हो गई, अभी भी नहीं हो गई, अभी हो ही रहा है, सड़कें बन रही है, नहीं अभी आप देखे प्रतापनगर में जाके देखे, ठीक है, और भटिया टोला में देख ले। अभी मैं गया था कल गया था जेसीबी मशीन लेके पटेल नगर, आपकी मुसलमान कॉलोनी में देख लो, मतलब। लेकिन ये मूलभूत सुविधाओं से हटके यदि हम बात करते हैं, जैसे बड़ी चीज हो गई है किसानों के लिए एक बहुत बड़ी समस्या को, नरसिंहपुर जिला कृषि प्रधान जिला, कृषि प्रधान जिला में किसान को चाहिए बिजली, जब बिजली मिलेगी तब वो उत्पादन कर पाएगा, खाद चाहिए, बिजली चाहिए, और उसके बाद उसको अन्य बीज चाहिए, ये सब महत्वपूर्ण व्यवस्थाएं उसको चाहिए। तो वहीं बच्चों को, जो नए बच्चे हैं उन बच्चों को चाहिए रोजगार। आपके 1500 या 1200, 1000, 3000, इसका कोई, मुझे लगता है जो हम पब्लिक में जब सर्वे कर रहे हैं या जा रहे हैं और जानने का प्रयास कर रहे हैं, किसी को नहीं चाहिए, व्यक्ति को अपना अधिकार चाहिए। तो क्या रोजगार के प्रति भी आप अपनी भूमिका निभाएंगे कि सिर्फ सड़क, नाली, पानी, बिजली पे ही काम चले? नहीं, हमारा जो है सबसे पहले तो हमारा एक और इसमें विजन ये है कि नरसिंहपुर में मेडिकल कॉलेज हो, इंजीनियरिंग कॉलेज हो, तो इसके लिए सरकार बनने पर मेडिकल कॉलेज होगा, मेडिकल कॉलेज में स्वास्थ्य सुविधाएं बढ़ेंगी। आज हम जो जबलपुर जाके इलाज कराते हैं वो इलाज आपके नरसिंहपुर में होंगे। इंजीनियरिंग कॉलेज होगा, जो हमारे यहाँ के छात्र छात्राएं जबलपुर जाके, भोपाल जाके पढ़ाई करते हैं, क्योंकि पढ़ने से और जो है रोजगार के और ज्यादा मौका मिलते हैं। और इसके साथ साथ कोशिश ये करेंगे कि कोई ऐसा एक उद्योग आए, ये माननीय कमलनाथ जी अगर हमारे मुख्यमंत्री बनते हैं और सरकार आती है तो कोशिश ये भी करेंगे, क्योंकि कमलनाथ जी ने छिंदवाड़ा में बहुत ढेर सारे कहीं कपड़े के, कहीं वही मैं कह रहा हूं कि कारखाने, उद्योग जो है, उद्योग निर्माण हो गए कि सिर्फ ये सड़क, पानी, क्योंकि ये तो आपकी जवाबदारी है। यदि जनता आपको आयुष देकर चुन रही है, आशीष दे रही है, तो उसका उद्देश्य है कि मूलभूत सुविधाओं को आपको करना है, उसको अपन विकास में ले लेते हैं। ये विकास, ये उपलब्धियों में थोड़ी आएगा, उपलब्धि में ये आएगा कि हमारा क्षेत्र कृषि प्रधान क्षेत्र है, हम कृषि के क्षेत्र में कोई नए आयाम स्थापित करें, हम बेरोजगार जो युवक युवती बच्चे हैं उनके लिए हम रोजगार स्थापित करें। इन पर भी कोई निगाहें होगी कि ये जो अभी आपने जैसा बताया कि हम समस्याओं का निराकरण करेंगे या हम बिजली, पानी, सड़क, रोड, नाली जैसा बना दे। ये तो परंपरागत विकास, ये तो होना ही होगा, होता रहेगा, लेकिन क्या स्पेशलाइज उपलब्धियों के रूप में, क्योंकि अभी आपने बोला कि पहला पटेल जी 10 साल सांसद रहे, मंत्री हैं, कि उन्होंने उपलब्धि क्या दी, तो क्या ये तमगा आप भी झेलेंगे कि आपको बनाया फिर भी आपने क्या किया? बिल्कुल, हम कोई ना कोई ऐसा जो है प्रोजेक्ट लाएंगे, ऐसा कोई जो है एक आध बड़ा कारखाना कराएंगे। माननीय कमलनाथ जी की कांग्रेस सरकार रहती है तो जरूर हम जो है एक आध ऐसा जो है हमारे युवाओं के लिए, ताकि जो नौकरी के मौके मिले, रोजगार के मौके मिले, और कोई ऐसा आपका एक बड़ा यहाँ प्लांट जो है स्थापित हो, इसके लिए पूर्ण रूप से जो है हम। तो रेड अलर्ट की लगातार मुहिम चल रही है। ये मुहिम स्पष्ट तौर पर यह है कि किसानों के लिए, हमारे अन्नदाताओं के लिए 24 घंटे बिजली, पर्याप्त लाइट, खाद और बीज, आगे बढ़ जाएं, बेरोजगारों के लिए उद्योग। तो एक ही उद्योग के लिए प्रयास करें कि और ज्यादा प्रयास करें, ज्यादा से ज्यादा उद्योग? नहीं, वो तो उद्योग के लिए भाई देखो, एक विधायक की जो है कितनी हैसियत होती है। अगर आगे कोई बढ़ने का मौका मिला,
तो जरूर फिर सोचेंगे। बाकी अब मुख्यमंत्री जी के ऊपर होगा, अपनी बात तो रखेंगे हम और लाने की कोशिश करेंगे। क्योंकि क्या है, क्योंकि नरसिंहपुर जिला और नरसिंहपुर जिला में नरसिंहपुर विधानसभा ये समझ लो मुख्य समझ लो हेड क्वार्टर है और इसमें पूरे जिले के लोग यहाँ निवास करते हैं। नहीं, लेकिन इच्छा शक्ति यदि हमारी हो, हाँ, तो हम करने में कुछ भी ऐसा असंभव कुछ नहीं है दुनिया में। नहीं तो इच्छा शक्ति यदि हमारे पास, हमारे दो संकल्प होना चाहिए। मुझे लगता है मैं लगातार सभी हमारे सम्मानियों से, जिनसे, क्योंकि हम भी समाज से जुड़े लोग हैं, हम भी दर्पण के रूप में समाज के एक प्रतिनिधि के रूप में काम करते हैं। जब कांग्रेस कुछ नहीं करती तो विरोध में हम लोग खड़े होते हैं सत्ता के, तो उस के नाते भी हमारा कर्तव्य बनता है कि हम आपसे पूछें कि जो महत्वपूर्ण चीज है, वो सबसे बड़ी चीज है, एक किसानों के लिए सुविधाएं और दूसरा बेरोजगारों के लिए रोजगार। इनके लिए क्या वास्तव में होगा, या हम फिर आपसे जब चुनाव आप दोबारा लड़के जीत के विधायक बन के सरकार बना के सब, फिर हम एक ही सवाल आपसे करेंगे, क्योंकि ये उपलब्धियों की नहीं, ये में कमी है। ये मेरे दिमाग में है कि युवाओं को जो है रोजगार के लिए कोई जो है कारखाने खोलें और कुछ ऐसी जो है उपलब्धियां आए, ताकि देखिए जरूरी नहीं है कि अगर मान लो एक बार मैं विधायक बन गया और मैं सारी जिंदगी विधायक रहा हूं, और जब मौका मिलता है आदमी है तो बेहतर से बेहतर ऐसे काम करके भाई, जरूरी नहीं है कि सरकारी हो। हाँ, हम कह रहे हैं जो प्राइवेट निजीकरण में बच्चे करना चाहते हैं, उनको हम सुविधाएं उपलब्ध कराएं। जैसे कि बातें होती हैं उनका उद्योग के लिए जमीन देंगे, हाँ। लेकिन कहाँ एक जमीन बता दीजिए आप, जो पुराना स्ट्रक्चर है वो एक जमीन जो उद्योग नगरी है वो 10-10 बार 20-20 बार बिक गई लोगों की, जबकि ये अपराध है, शहर के अंदर है, उसके बाद वो बिक रहा है, उसका लगातार चल रहा है। अभी तक आप रिकॉर्ड निकाल के देखिए तो किसी के नाम से तो पता चली 20 बार उसकी लीज बिक चुकी है। तो ये सब परिस्थितियां नरसिंहपुर में हैं। हम इन परिस्थितियों के चलते हुए क्या बेरोजगारों को निजी व्यवसाय के लिए भूमि, उद्योग के लिए फंड, भूमि तो है फंड, और ये इसके लिए भी आप प्रयास करेंगे? बिल्कुल करेंगे। क्या है, अभी की भूमि अपने नरसिंहपुर में दिवरी कला के पास में जो करेल नगर पालिका का कचरा वहां पर डाला जाता है, वहां पर्याप्त जगह, उसको अगर समतल करके जो है वहां बहुत बड़ा एक कोई कारखाना खुल सकता है। तो ऐसी जमीन हमारे नरसिंहपुर में है, उपलब्ध है, और हम जो है बिल्कुल बहुत इसको जो है, अगर हम मुझे मौका मिलता है और विधायक बनता हूं और कांग्रेस सरकार बनती है तो निश्चित तौर पे कुछ ना कुछ तो मैं लाऊंगा, कुछ बड़ा करेंगे। हाँ, बड़ा करेंगे कुछ, पक्का पक्का। तो मतलब रेड अलर्ट जो है वो अलर्ट रहे आपकी इस जवान के लिए, बिल्कुल, कि किसानों के लिए कुछ बड़ा करेंगे और बेरोजगारों के लिए कुछ, क्योंकि बेरोजगार बड़े परेशान हैं। हमारे पास लगातार फोन आते हैं और बच्चे कह रहे हैं, जो बच्चियां फोन आके कह रहे हैं कि भाई साहब आपकी ये जो मैं बेरोजगार हूं। देखिए मैं फोन उठा रहा हूं कि हेलो मैं मदन तिवारी बोल रहा हूं, तो वो सामने बोलते भैया मैं बेरोजगार बोल रहा हूं, तो बड़ा अंदर से ऐसा लगता है जैसे कोई तमाचा मार दिया। लेकिन ये कमी तो नरसिंहपुर में है। इस कमी के लिए पूरी करने के लिए मुझे भी भरोसा है कि जिस हिसाब से आपने अपनी इच्छा शक्ति प्रदर्शित की है, तो युवाओं युवतियों के लिए और दूसरा हमारे अन्नदाता किसान के लिए, क्योंकि आप भी एक किसान है, मैं भी एक किसान हूँ, 75% लोग किसानी कार्य में संलिप्त हैं, लेकिन उसके बाद भी नजरअंदाजी जो है वो दुख का विषय बनती है। तो मुझे भरोसा है कि इन सब मापदंडों पे आप खड़े उतरेंगे। आपने बहुत लंबा समय हमें दिया है, इसके लिए हम बहुत बहुत आभारी हैं, बहुत बहुत धन्यवाद। आगे भी हमारा एक कार्यक्रम प्रारंभ होने वाला है कि हम जनता की अदालत में आपको बिठा लेंगे, आम जनता ही आपसे सीधा सवाल करेगी और आप उनकी सवालों का उत्तर देंगे। तो इसके लिए भी हम आगे आपको बुलाते रहेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।